अब भाई किस आधार पर बीजेपी को कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नजर आ रहा है? पता है आपको? शिकायत दर्ज करवा दी गई है चुनाव आयोग के पास, वो भी सीधा पीएम नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी रहा है, कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले सबसे पहले सोनिया गांधी थे। मोदी जी के विनाश की लीला रचाते रचाते अब सनातन धर्म के भी विरोध में जा पहुंचे। अब कांग्रेस सारा का सारा कांग्रेस और इंडी अलायंस के साथ साथ सब कोई अगर भारत को इटली के चश्मे से देखेगा तो भारत का सिविलाइजेशन तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मैं बड़ी शांति से और सभ्यता से कुछ पॉइंट रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। क्या 1950 में आर्टिकल 25 नेहरू जी ला करके धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दिए थे? क्या 1950 में आर्टिकल 28 नेहरू जी ला करके हिंदुओं को उनकी धार्मिक स्थान का इख्तियार और शिक्षा का इख्तियार और गुरुकुल का इख्तियार नहीं खत्म कर दिया था? क्या 1951 में हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट ला करके हिंदुओं की धार्मिक जगह पर अपना हाथ नहीं डाल दिया था? क्या 1956 में हिंदू कोर्ट बिल कांग्रेस ने नहीं लाया था? हालांकि उसी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फल फूल रहा था आराम से। आज भी मंदिरें टैक्स दे रही हैं और मदरसा और मस्जिदें जो हैं वो आराम से जजिया और मॉडर्न जजिया उठा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत के लोग और भारत के खास करके युवा ये भूल जाएंगे कि कांग्रेस के पूर्व जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं वो यासीन मलिक के साथ बैठ करके मटन और मुर्ग मुसल्लम खाया करते थे, डिनर पार्टियां हुआ करती थी? क्या युवा भारत के ये भूल जाएंगे 1981 से 1991 तक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का क्या हाल किया गया? और बेनजीर भुट्टो के इशारे पर और लश्कर तैयबा के इशारे पर और यासीन मलिक के साथ मिल करके तो कांग्रेस तो डबल गैंगर ऑफ मुस्लिम लीग है ही है, बिल्कुल है। सबसे ज्यादा दोस्ती तो जिन्ना से नेहरू जी की थी और किसकी थी? ठीक है विक्रम लोहिया साहब, सुना आपने? बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है, सारे ग्राउंड्स गिनवा रही है, जिस आधार पर उन्होंने मुस्लिम लीग से इसकी तुलना की। जवाब आपका। मन के अंदर एक अजीब सी बात उठ रही है कि किस प्रकार की बात कर रही है ये प्रवक्ता। सुनिए बीच में मत बोलिए। देखिए बीच में बोलेंगे तो डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, वो सुन रही है। वो एक्चुअली आपकी आवाज स्टार्टिंग में उनके पास पहुंच नहीं रही। बोलिए। आप सुन लीजिए मेरी बात। मुस्लिम लीग से रिश्ता किसका था आपको याद है? आप तो पढ़ी लिखी है या नहीं है? मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने चलाई थी बंगाल में बना करके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद है? भूल गई है आप? और जिन्ना प्रेम की बात आप हमें बता रही है? शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ बैठ करके दोगली बात कर रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान जाकर के जिन्ना को सेक्युलर किसने कहा? बीच में मत बोलिएगा। बात करने की सभ्यता याद दिलाऊं या आप शांत रहिए। आपने एक महिला को इटली का चश्मा बोला भी। आपने एक महिला को इटली का चश्मा बोला भी। सेट योर माउथ। भाषा की मर्यादा आप दोनों से दरख्वास्त करती हूँ प्लीज। आप देखिए इन्होंने अभी एक महिला को इटली का चश्मा बोला। राजिया जी, let him complete। इन्होंने एक महिला को इटली का चश्मा बोला। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। मुस्लिम लीग से आपके मैनिफेस्टो के कंपैरिजन पर आते हैं। पाकिस्तान जाकर के जिन्ना को सेक्युलर किसने बोला? आपके नेता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने बोला। और लाहौर बस यात्रा लेकर के कौन गए? तो साथ में सिगार जलाया। आपको पता है लाहौर बस यात्रा लेके कौन गए? तो साथ में जाम से जाम टकराया करते थे जिन्ना के। आपको सब अरे जाम तो हम बताते हैं कहाँ टकराते हैं, अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए अच्छा ठीक है शिल्पा जी इनको बोले वन बाय वन इनको बोलिए मेरे बीच में ना बोले। एक सेकंड वन बाय वन। नाजिया अलाई खान, मैं आती हूँ आपके पास। विक्रम लोहिया जी, मैं सीधा सवाल करूंगी। मैं तीन पॉइंट्स रखूंगी सिर्फ, और क्यों कंपैरिजन किया गया है उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो के 1936 वाले मैनिफेस्टो में जो 3 पॉइंट्स थे और अब आपके मैनिफेस्टो में जो 3 पॉइंट्स है वो कौन से सिमिलर पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर पीएम मोदी ने ये बात कही, वो सुनिए। उसके बाद मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। मुसलमानों के पर्सनल लॉ की रक्षा की जाएगी, ये था मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में। और कांग्रेस ने क्या कहा? अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून की रक्षा होगी। बहुसंख्यक के खिलाफ लड़ाई करेगी मुस्लिम लीग, और भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, ये कह रही है कांग्रेस। मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए
ये दावा किया था मुस्लिम लीग ने 1936 के अपने मैनिफेस्टो में, और कांग्रेस क्या कह रही है कि मुस्लिम छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये 3 सिमिलैरिटीज जिसके आधार पर इसे कंपेयर किया जा रहा है। आपका पहले आप जवाब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर कोई छात्र मुसलमान है, छात्र ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, स्टूडेंट होता है, अगर वो काबिल होगा तो उसको पढ़ने की उसको सहायता दी जाएगी। पहली मेरी बात सुन लीजिए। छात्र एक छात्र होता है, उस पे धर्म का ठप्पा ना लगाएं। यहाँ बैठ करके प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने का काम करते हैं सुबह से शाम तक, आज 70% लोग टीवी जब ऑन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख टीवी को चैनल को चेंज कर लेते हैं कि झूठ चल रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। कौन बिरयानी खाने जाता है, कौन जाम छलकाने जाता है। दूसरी बात, आतंकी अजहर मसूद को दामाद की तरह छोड़ने वाले कौन थे? अजहर मसूद को दामाद की तरह छोड़ने वाले कौन थे? अजहर मसूद को दामाद की तरह छोड़ने वाले कौन थे? मैंने आपसे सवाल किया, अजहर मसूद को कौन थे जिसने छोड़ा? दामाद की तरह छोड़ने वाले, बिना बुलाए पाकिस्तान जाने वाले, लाहौर बस यात्रा जाने वाले, जिन्ना को सेकुलर कहने वाले। आप लोग आज यहाँ बैठ करके हमारे सामने बात कर रहे हैं। आप जैसे लोगों ने देश को बांटा है, आप जैसे लोगों ने देश को तोड़ा है। भारत माँ के 4 सिपाही, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चलिए ठीक है, डॉक्टर एस के दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के दुबे साहब, आपका क्या स्टैंड है? मुस्लिम लीग से कंपैरिजन किया जा रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, क्या कहिएगा? नहीं, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो शायद आपने भी देखा होगा। हमने क्लियर कहा है कि जो जनता की रिक्वायरमेंट है, जो जनता की जरूरतें हैं, वही हमारा मैनिफेस्टो है। उन्हें जहाँ पे तकलीफ है हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम उसके जो वादे हैं वो पूरे करेंगे, उनकी जरूरतें पूरे करना है। आपने सुना नहीं शायद हर सरकार का यही। कौशिक जी, मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का आ गया? नहीं, हमने लोगों से ये पूछा है कि आपका जो प्रॉब्लम्स है आप हमें बताइए, वही हमारा मैनिफेस्टो होगा। हमारा अरे तो लाइए तो सही, तभी तो बात कीजिएगा उस पर। मैंने आपसे सवाल किया था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कंपैरिजन पर, उस पर आपका रिएक्शन पूछा। नहीं, मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकता हूं दूसरे का कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, वो है अपनी अपनी पार्टी अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो निकालते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं। उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। आपके सहयोगी दल पर अटैक किया जा रहा है, डिफेंड भी नहीं करेंगी, साथ भी नहीं खड़े होंगे क्या? गठबंधन में है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात, ये देखिए घोषणा पत्र जो होता है वो अपनी पार्टी का होता है, हम अपनी पार्टी के लिए कहेंगे ना। अरे बिल्कुल कहिएगा, मैंने तो सिर्फ आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी इस कंपैरिजन पर। गठबंधन हमारा है उत्तर प्रदेश तक, हमारा ऑल ओवर इंडिया में गठबंधन तो नहीं है। हम उस लायक अभी नहीं है कि हम अकेले सरकार बना रहे हो। अगर हम अकेले सरकार बना रहे होते केंद्र में तो निश्चित तौर पर ये बात का हम कुछ जवाब भी देते। हम जो है इंडिया गठबंधन का गठबंधन नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? पूरे देश में क्या आपका इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, संबंध नहीं है? कहाँ हमारा, देखो एमपी में थे, एमपी में हमारा भारतीय जनता पार्टी के बदमाश लोगों ने वो हमारा पर्चा कैंसिल करवा दिया। अभी उत्तर प्रदेश में हम बचे, दूसरी जगह तो हमने कहीं किसी के साथ गठबंधन किया ही नहीं। सर जैसे आपकी पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है ना, बार-बार उम्मीदवार बदल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आप भी इस समय बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में। चलिए लोहिया जी कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास उसके बाद कौशिक जी आपका रुख कर। हमारी जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जो जवाब देते, लेकिन पहले सवाल देते उस हिसाब से तो जवाब देते। चलिए लोहिया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हमारे मैनिफेस्टो में बड़ी कमी नजर आती है। आज 10 साल पहले की उनको अपनी गलतियां याद नजर नहीं आती, जो उन्होंने देश से वादे किए थे। 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 2022 तक सबको पक्का कर दूंगा। वाजिब सवाल है, सवाल का जवाब मैं लूंगी कि 1936 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पीएम मोदी को याद आ गया। अपना मैनिफेस्टो 2014 का 2019 का याद नहीं आया, जिसमें बहुत सारे वादे अभी भी अधूरे हैं। इस सवाल का जवाब मैं नाज़िया इलाही से लूंगी। आऊंगी सर, आपका ये जवाब दिलवाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले कौशिक साहब, 24 की लड़ाई मुस्लिम लीग पर क्यों आई? क्या कांग्रेस के लिए नई आफत? नहीं, देखो शिल्पा जी, पता होगा आपको भी, और लोहिया साहब जी बड़ा अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बिल्कुल।
जब 2014 में कांग्रेस चुनाव हारी तो हारने के कारण के लिए एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने, और पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, और कमेटी की रिपोर्ट यदि कांग्रेस पढ़ ले तो ये सब भाजपा को कहने की आवश्यकता नहीं होगी। एंटनी साहब की रिपोर्ट का निचोड़ आप देखेंगे तो निश्चित तौर से ये मानेंगे कि आप हिंदुओं से दूर और अल्पसंख्यक मुसलमानों के ज़्यादा नज़दीक चले गए आप। और 2014 के बाद जब वो रिपोर्ट आती है उसके बाद आप देखेंगे ना कौन से कदम ऐसे उठाए कि जहां लगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर आपने अपने आप को संभालने का प्रयास किया। वरिष्ठ नेता थे, कई वरिष्ठ नेता उस कमेटी में थे। यदि वो रिपोर्ट कांग्रेस के समक्ष रखी गई तो निश्चित तौर से उन नेताओं ने अपने पार्टी के बड़े नेताओं को आईना दिखाने का काम किया होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 2019 का आप चुनाव हारे, राहुल गांधी जी ने तमाम आरोप लगाते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। क्या उन आरोपों पर गंभीरता से कांग्रेस ने वार्ता की, चर्चा की क्या? तो ये जब आपको पता है, ऑफ कैमरा आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं, ऑन कैमरा आप बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जब आप जनता के बीच जाते हैं तो वहां ऑफ ऑन नहीं होता, वहां तो हकीकत होती है और हकीकत स्वीकार आपको करनी पड़ेगी। बीजेपी ऐसी कमी आपको आपकी पार्टी में, आपके संगठन में ढूंढने का प्रयास करेगी जिससे उसको फायदा हो, और आप भी वही चीज करते हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की 10 कमियां गिनाते हैं और वो जनता के बीच रखते हैं। लेकिन जनता अपने आंखों से देखने के बाद जब निर्णय करके वोट डालती है और जब वो नतीजे में तब्दील होती है, निर्णय वो माना जाता है कि आपने कितना सच कहा और सामने वाले ने कितना झूठ कहा। 2014 और 2019 के जो चुनावी नतीजे हैं वो यही बताते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता इस देश की जनता से कहना चाह रहे हैं वो देश की जनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे 2014 में भाजपा ने तमाम बड़े वायदे किए, और ये मैं बड़ा सहज स्वीकार भी करता हूं कि उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। लेकिन क्या कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर के जनता के बीच जाए और जनता उन पर भरोसा कर ले? वो फिर कहेंगे कि ठीक है 2014 से पहले हम फिर पहुंच गए। ऐसा कोई ब्लूप्रिंट कांग्रेस को, या जैसे अभी आपने पूछा दुबे जी को, तो दुबे जी ने हाथ खड़े कर लिए, बोला भाई उनका घोषणा पत्र है, हमारा क्या लेना देना उनसे, हम अपना घोषणा पत्र लाएंगे और हम जनता से पूछेंगे। जनता से पूछ करके तो कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा होगा, जनता के बीच गई होगी और ये महसूस किया होगा ये घोषणा पत्र में क्या अभी भी इंडिया गठबंधन की इतनी मीटिंग होने के बावजूद भी 10 ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं जहां सारी पार्टियां सहमत हों कि नहीं उस मुद्दे पर लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, मगर राजनीतिक आरोप तो लगते रहेंगे। मुस्लिम लीग से किसके क्या संबंध है ये सारा देश जानता है, इसमें कहने की क्या बात है। अब आप कहिए कि लगाएंगे, लेकिन जो क्रियाकलाप रहे, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने स्पष्ट मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, और अभी तक पूजन हो गया, उद्घाटन हो गया, उसके बाद आप तक अभी तक नहीं गए कांग्रेस के नेता, और बाद में जाएंगे, बाद में भी आप नहीं गए। तो ये लगता है कुछ ऐसे छोटे छोटे तत्व हैं जिनसे बहुसंख्यक को ये लगता है कि आप हमसे दूर जा रहे हैं, किसी एक खास वर्ग के पास आप नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और क्या ये भारी नहीं पड़ेगी? फिर आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जबरदस्त खून पसीना एक किया, न्याय यात्राएं निकाली, लेकिन क्या इस बात को समझ पा रहे जिस बात को अंकित अभी किया है कौशिक साहब ने? लोहिया साहब जल्दी से, उसके बाद राकेश जी आ रही हो आपके पास। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जन जन से जाके संपर्क साधा। हाँ। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने देश के युवाओं से संपर्क किया, महिलाओं से संपर्क किया। जब मणिपुर की बात आती है तो मीनाक्षी लेखी जी कनॉट प्लेस के अंदर हनुमान मंदिर के पास सवाल पूछे जाने पे भागती हुई नजर आती है। स्मृति ईरानी जी, आपको याद हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट करना चाहती थी, सिलेंडर सर पे रख के घुमा करती थी। आज देश की महिला उनसे जवाब मांगती है कि स्मृति ईरानी जी, महिलाओं के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो स्मृति ईरानी जी अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर देश की वित्त मंत्री के पति कहते हुआ है और वो कहती है कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। तो कांग्रेस का शासन अच्छा था कि 2014 में एक चाय वाला भी चुनाव लड़ सकता था और आज की वित्त मंत्री चुनाव नहीं लड़ सकती है। देखिए, आप दोनों ही अपनी अपनी बातें लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। लोग किस पर ज्यादा भरोसा करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनावी नतीजे इस पर मोहर लगा पाएंगे। मैं रुक करना चाहूंगी जल्दी से राकेश कुमार का। राकेश जी, किसके आरोप में कितना है दम? क्या ये संभव है? मुस्लिम लीग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, तमाम सवाल खड़े किए, और बीजेपी के सियासी पुरखों ने उसी मुस्लिम लीग का कभी समर्थन भी किया था।
तो फिर किस मुंह से सवाल खड़े कर रही है बीजेपी? आपका विश्लेषण इस पर। बीजेपी ने मुस्लिम लीग से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को कंपेयर किया तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर आपत्ति भी बताई और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास जाके उसकी शिकायत भी की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी जो जनता की जो नब्ज है उसको कहीं समझ नहीं पाती और बीजेपी जनता की नब्ज को समझते हुए और बहुसंख्यक जो हमारे देश की जो मेजॉरिटी है उनके फेवर की बात करके बहुसंख्यकों का वोट बटोरने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने राजनीतिक गणित को लगाते हुए वोटों को बटोर लेते हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सेकुलर विचारधारा की पार्टी है। वो लगातार जो माइनॉरिटीज के जो वोट्स हैं उनको पाने के लिए, माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए वो जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादे लिखते हैं, जो किस तरह की बातें करते हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया कि हर एक व्यक्ति को खाने की भी आजादी होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि देश के हर एक गरीब को हम हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति धर्म विशेष। तो क्या ये लग रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कि वो एक खास वर्ग को, एक धर्म विशेष को खुश करने का प्रयास करती हुई? जी मुझे एक मिनट दें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सेकुलर विचारधारा की रही, उस चीज को लेते हुए वो हमेशा माइनॉरिटीज की बात करती है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो हमेशा माइनॉरिटीज की बात ना करते हुए वो बहुसंख्यकों की बात ज्यादा करती है, माइनॉरिटीज की बात बाद में करती है। तो इसी चीज का एडवांटेजेस कहीं ना कहीं बीजेपी को इलेक्शन में मिलता है। अब रही बात यह कि मुस्लिम लीग से जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जोड़ा गया और कांग्रेस ने भी उस पर आपत्ति जताई, तो ये बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें माइनॉरिटीज की बात भी की गई है और माइनॉरिटीज की बात को जब आप कहेंगे तो मुस्लिम लीग से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं चाहे वो कोई भी माइनॉरिटीज में हो उन सबको बेनिफिट्स देने की बात कही है। अब रही बात कांग्रेस यही तो सवाल करती है ना राकेश जी कि फिर अगर माइनॉरिटीज के बारे में हम भी नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा? जी बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर विचारधारा की है, वो सभी माइनॉरिटीज की बात करती है, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी माइनॉरिटी में हो। चलिए ठीक है, लेकिन इसी के लिए जैसा कि नाजिर जी इस पर जल्दी से आपका रिएक्शन। क्या ये देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का है, बहुसंख्यकों का है? अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे, माइनॉरिटीज कहाँ जाएंगे? आप लोगों को आपत्ति क्यों हो जाती है? मैं तो ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में जो स्लोगन लगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, निर्भया के इंसाफ से लेकर के शाहबानो सायरा बानो से लेकर के और इतनी इतनी कुप्रथाओं से जो मुसलमान बच्चियां जो जूझ रही थी और आज भी खून के आंसू रोती हैं, पॉलीगेमी, हलाला, निकाह मस्यार, निकाह मुत्ता को लेकर के। अगर कांग्रेस ने तो इनकी दुर्दशा क्यों हुई? जी देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि भारत का सिविलाइजेशन दोहराने के लिए तो मैं सत नमन करती हूँ मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी की। और भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, अभी इस वक्त इस लम्हे जो बच्चा पैदा हुआ है उसके भी प्रधानमंत्री हैं। तो जो लोग संविधान को मानने की दुहाई देते हैं और छाती पीटते हैं, उस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपनी शब्दावली का ध्यान रख करके किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को अपनी बात को रखनी चाहिए। दूसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और उसकी सबसे जिंदा मिसाल निर्भया जी। सीधा सवाल, क्या बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही, ये मोदी की बीजेपी हो गई है? क्या आपकी विचारधारा बदल गई है? देखिए, ये पूरे जनता की भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बैठाई है कि एक देश का आम नागरिक भी अगर जय श्री राम बोलता है तो ये विपक्षी दल बोलते हैं ये भी भाजपा है। एक देश का आम नागरिक अगर भारत माता की जय बोलता है तो ये विपक्षी दल बोलते हैं ये भी भाजपा है। अगर एक देश का आम नागरिक बोलता है, अरे भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी है, भारत माता की जय बोलने के लिए ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजी भी ये वही लोग हैं जो गद्दारी कर अंग्रेजों से मुखबरी किया करते थे, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, नुकसान किसका हुआ जिनकी था, मुखबरी से देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला जाता था।
कहा था कि जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री 58 जो है वो साल तक सत्य के सौदागर है। देश का नुकसान झंडा नहीं किसको फहराया हुआ अपने था, पार्टी ये कार्यालय जरा से। ध्यान ये रखिएगा। वही लोग हैं 2024 में जिन्होंने लालू भारत जी के ने झंडे कहा से परहेज कि किया। भारत ये के वही लोग हैं प्रधानमंत्री के पास ये झूठ परिवार बोलने नहीं वाले है। लोग हैं। भारत इन का लोगों ने एक देश की व्यक्ति आजादी में अपने 1% का भी योगदान नहीं दिया। ये लोग अरे वो भाई लोग राहुल हैं। गांधी इन जो लोगों है ने ना, देश की वो एक एक नेशनल बुनियादी पार्टी को चीजों को मोहल्ले की पार्टी खराब बना करने का चुका काम है। किया। और ये इडली जो का कांग्रेस चश्मा ने चलेगा स्थापित नहीं की जो भारत चीजें में। उनको अब बेचने एक का दूसरे का काम किया। इतिहास उठाकर क्या ही फायदा। देखिए फिलहाल तो जो करंट के मुद्दे हैं उनको उठाइए, उन पर एक दूसरे का हिसाब किताब लीजिए ताकि जनता को भी स्पष्ट हो कौन सच कह रहा है, एक कौन झूठ सवाल बोल रहा है, पूछना किसने चाहता हूं कितना काम इनसे। किया है। एक लेकिन सवाल नाजिया जी, पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने, लोहिया जी ने जो आपसे सवाल पूछा था ब्रेक पर जाने से पहले, सीधा से उसका जवाब दे दीजिए कि 1936 में क्यों पहुंच गए आप। 14 और 19 के घोषणा पत्र के वादे याद कर लीजिए, उस पर हिसाब किताब रख दीजिए। क्यों कांग्रेस के पीछे इस तरह से पड़े रहते हैं, मुस्लिम लीग के पीछे पड़े हुए हैं। पहले अपने काम का हिसाब कौन देगा। देखिए मैं तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। बिल्कुल एक देश की नागरिक और एक वकील होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जिस हिसाब से इंदिरा गांधी ने साधु स्लॉटर करवाया था वो दोबारा हो। ऐसे ही लव जिहाद का मामला हम रोज सुनते हैं, कल भी इंदिरा गांधी पे जा रही हैं आप। ये क्या अब बात आती ये है कि इनको डिबेट करनी नहीं आती। अब ये इंदिरा गांधी पे जा रही हैं, इसने ये कराया, इसने ये। अरे 14 के मैनिफेस्टो के वादों के बारे में बताइए। अजमल खसब के लिए कांग्रेस ने 30 करोड़ अच्छा चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सवाल और पूछ लेता हूँ। एक सवाल और पूछ लेता हूँ। एक सवाल और पूछ लेता हूँ। नागरिकों का एक सवाल और पूछ लेता हूँ। निगत अब्बास को जानती है ना? निगत अब्बास, एडवोकेट निगत अब्बास जी को जानती है ना? निगत अब्बास जी को जानती है ना? एडवोकेट निगत अब्बास जी को जानती है ना आप? एडवोकेट निगत अब्बास जी को जानती है ना आप? पता है भारत का जीडीपी कहां क्या आरोप लगाया था उन्होंने आपके नेताओं पे? आपकी पार्टी की प्रवक्ता एडवोकेट निगत अब्बास, उन्होंने क्या आरोप लगाया आपके नेताओं पे? संघ के नेताओं पे क्या आरोप लगाया कि पद देने के लिए कहां बुलाया जाता है? आपको याद है? भूल गई आप? निगत अब्बास आप ही की पार्टी की प्रवक्ता एडवोकेट, उन्होंने क्या आरोप लगाया? अभी आप भी लगाएंगी कुछ दिनों के बाद। देखिए जिस तरह से आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं लोहिया साहब, ताजा मामला गौरव वल्लभ का, उसको लेकर क्या कहिएगा? दोबारा पूछिए। गौरव वल्लभ ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करके बीजेपी के साथ आने के बाद, उसको लेकर क्या कहिएगा? इनको शांत कराइए, मैं आपको जवाब देता हूँ। इनको शांत कराइए नाजिया जी, मुझे इनको बात शांत करते हैं कराइए। एक एक करके, इनको डिबेट करनी आती नहीं है। आप एक एक करके नाजिया जी सुनते हैं, आराम से सुनते हैं, सबकी बात आनी चाहिए। बोलिए लोहिया जी। देखिए जिस प्रकार से गौरव वल्लभ जी को कांग्रेस पार्टी ने झारखंड से विधानसभा का टिकट दिया, वो वहां भी चुनाव हारे। उनको राजस्थान से टिकट दिया, वो वहां भी चुनाव हारे। अब उनको पार्टी के अंदर महत्व पद चाहिए थे, लेकिन जो उनकी अपनी जिम्मेदारी से वो भटक रहे थे। आज उनको 3 महीने 3.5 महीने बाद गाली देना कांग्रेस के द्वारा, इसलिए उन्होंने मैं पार्टी बता रहा हूं छोड़ी। शिल्पा जी, प्लीज शिल्पा जी सुनिए ना। आज 3 महीने बाद पार्टी छोड़ी, उसी समय पार्टी छोड़ देते ना जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय था। क्यों आज 3.5 महीने बाद पार्टी छोड़ी? लोहिया जी, लोहिया जी, पार्टी छोड़ी थी। लोहिया जी बिल्कुल आपने सही सवाल कहा कि 3 महीने पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ी। कांग्रेस सुनती कहां है, किससे कहें? अब सुन लीजिए ना, आप आदरणीय आप मेरे बीच में बोले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बड़े भाई हैं, आदरणीय, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की बातें नहीं की, ना जाति का सहारा, विकास ही रहा कांग्रेस का नारा। परंतु जो लोग आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जो सत्ता के लोभी हैं, को पद की लालसा है। समझ में आ गया लोहिया जी, बिल्कुल आप सही कह। अरे आप सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप, लेकिन कांग्रेस में सुनता कौन है? राहुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि राहुल गांधी जी ने 2019 में इस्तीफा दिया। तमाम चैनल्स पे उस समय चर्चाएं हुई, बड़ा लंबा इस्तीफा था। हार की जिम्मेदारी 4 लाइन में हो जाती है, लेकिन उन्होंने भाजपा पे ने आरोप लगा करके अपनी पार्टी के नेताओं पर और अपनी पार्टी की कार्यशैली पर आरोप लगाए। कहां सुना गया? और राहुल गांधी की भी नहीं सुनी गई। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने कहा 50% युवाओं को मैं लूंगा अपने साथ, उनकी भी पार्टी में नहीं सुनी गई। इसलिए जो वल्लभ साहब जो कह रहे हैं, 5 पावर सेंटर्स हो गए हैं कांग्रेस के अंदर, इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। वो तो मैं राजनीतिक, वो तो राजनीतिक बयान है। 5 सेंटर तो भाजपा में भी है। अमित शाह, नड्डा जी, संगठन महामंत्री, लोहिया साहब, नहीं,
इनके भी तो 5 से कम नहीं, सेंटर 5 है, नहीं, वो सेंटर है। आपके यहाँ 5 हैं तो भाजपा में 10 होंगे। हाँ, मैं 10 होंगे। मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को पत्रकार होने के नाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो आपने गौरव पल्लव जी को कहा, एक आचार्य जी थे, आचार्य जी बहुत दिनों से कुछ कहते रहे, प्रमोद कृष्णन जी, आप प्रमोद सुनते, कृष्णन जी के लिए मैं बता दूं आपको, तो अरे बातें। बताना नहीं है, अब ये तो देखो आप प्रवक्ता होने के नाते डिफाइन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका है, लेकिन एक जनरली, नहीं, मैं प्रमोद कृष्णन लेकिन जी मेरी को जनरली बहुत बात हो पुराने रही समय है से कि जानता जब हूं। इनके रहते हुए मैंने राहुल गांधी का जिक्र क्यों किया, मैंने एंटनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी जो बनी, हार का कारण क्या रहा, आपने उस पर दोबारा रिपोर्ट आने के बाद जिक्र नहीं किया, चर्चाएं नहीं की पार्टी में। सुब्रमण्यम स्वामी जी रोज इनका विरोध करते हैं मोदी जी का। मैं अब आप उस पर नहीं आ गए, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, भाजपा क्या कर रही है वो भाजपा से भी सवाल प्रवक्ता से पूछे जाएंगे। आपने कांग्रेस के बारे में स्टडी किया है या भाजपा के बारे में? दोनों के बारे में मैंने दोनों के बारे में मुझे किया बताइए ना कि है। भाजपा दोनों के बारे में नहीं करता, लोहिया साहब दोनों के बारे में नहीं करता, तो मैं कैसे कहता 5 नहीं मत 10 पावर। आदरणीय मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बारे में भी आप मुझे बता पाएंगे थोड़ा विस्तार से? पूछिए, सवाल पूछिए। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज कितने सेंटर है? आपने 10 बताए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा का कौन विरोध करता है इंटरनली? आप बताइए भाजपा के अंदर कितने विरोधी सुर हैं? राजस्थान में कितने विरोधी सुर हैं? अब यहाँ मध्य प्रदेश में कितने विरोधी सुर हैं? यहाँ लोहिया साहब गलत हैं, आप इसलिए गलत हैं, विरोध होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है कि अपनी पार्टी में आईना दिखाना चाहिए। जब घर की बात सड़क पे आ जाए, जब घर की बात मीडिया के सामने कहनी पड़े, उत्तराखंड के चुनाव में रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द महसूस किया, और रावत जी उस समय पंजाब के प्रभारी थे, कई बार उस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, ठीक है, लेकिन वहां उनकी नहीं सुनी गई, कई बार उन्होंने सुनाने का प्रयास किया। सुन लीजिए ना, इसलिए जब अच्छी बात है लोकतंत्र पार्टी में होना चाहिए, लेकिन उस लोकतंत्र का सम्मान करना पार्टी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है। ठीक है। और अगर गुजरात में आपको पता होगा, पटेल साहब 3 महीने से समय मांगते रहे, राहुल गांधी जी ने नहीं दिया, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। हाँ। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, हाँ। कम से कम आप उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, महसूस भी आप करते रहोगे। हो सकता है ये चीजें बीजेपी में भी हो, ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। बिल्कुल। और मैं एक सवाल, लोहिया साहब इस बात को मानिए, सुन लीजिए ना, लोहिया साहब सुन लीजिए, अब आप जवाब देते रहेंगे तो आपने इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किया। अच्छा। आप में बड़े नेता हैं जिनने देश के लोकतंत्र को बड़ा गंभीरता से लिया है, बड़ा बारीकी से देखा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कुछ नेता जो बड़े हैं वो आज भी कांग्रेस को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। इस बात को आप स्वीकार, इंटरनली डैमेज कर रहे हैं। लोहिया जी जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद राकेश कुमार तुरंत। हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। हमारी पार्टी देखिए, एक समय होता है और सत्ता परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। तो जब सत्ता, देखिए 10 साल मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई, अटल जी की सरकार थी, इंडिया साइन फील गुड, भारत उदय तब चल रहा था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार चली। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, जनता परिवर्तन चाह रही थी, कांग्रेस की सरकार को हटाया, मौका दिया भाजपा की सरकार को। आज देश के नौजवानों के अंदर, किसानों के अंदर, महिलाओं के अंदर, सबके अंदर गुस्सा है। आप किसी भी वर्ग में जाकर के चले जाइए, व्यापारियों में गुस्सा है। ठीक है, अब जो गुस्सा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, क्या वो वाकई में जनता के बीच गुस्सा, वो आक्रोश है कि नहीं, वो तो देखिए वोट के नतीजों के तौर पर ही सामने आ पाएगा, वरना तो सबकी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग इस समय हम देख ही रहे, सुनी रहे। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, राकेश कुमार जी। इस बीच एक और एंगल यहाँ पर लाया जा रहा है, और वो ये कि देखिए अपना हिसाब किताब तो बीजेपी देने से रही, 10 साल में क्या किया, क्या रह गया, क्या नहीं कर पाए, उस पर तो जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए मुस्लिम लीग के जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश। शिल्पा जी श्वेत पत्र लाइए, सरकार आपके लिए जवाब नहीं देना चाह रही। नहीं, ये गलत सवाल है आपका। जो पार्टी अपना श्वेत पत्र लाई हो और पिछले 10 साल का श्वेत पत्र उन्होंने कांग्रेस की सरकार का भी दिया हो, बीजेपी की यही है। देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती बीजेपी की यही है कि वो चुनाव के अंदर जब चुनाव की कैंपेनिंग स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो चुनाव को मुद्दों से भटकाकर कांग्रेस पार्टियों को इस तरीके के किसी ना किसी इशू में लाके अटका देते हैं
और कांग्रेस पार्टी उस इशू से बाहर नहीं निकलती, उसी इशू में फंस के पूरे चुनाव को निकाल देती है। अच्छा। अब चुनाव किस चीज पे होना चाहिए था? हाँ। अगर बात कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के साथ अटैच किया गया तो कांग्रेस पार्टी उसमें ग्रैप हो गई और कांग्रेस पार्टी केवल इसी को डिफेंड करने में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को करना यह चाहिए था कि बीजेपी के 2014 के 2019 के मैनिफेस्टो को लेकर कंपेयर करना चाहिए था कि उन्होंने किन बातों को पूरा किया, किन बातों को नहीं किया। आज महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उस बात को आगे नहीं ला पा रही। आज 2 करोड़ नौकरियों के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। लोहिया जी 1 मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। लोहिया जी 1 मिनट बस। लूंगी मेरी रिएक्शन आपका। कांग्रेस पार्टी को 2 करोड़ रोजगारों की बात करनी चाहिए थी। आज कहीं ना कहीं उस बात के मुद्दे, चुनावी मुद्दा नौकरियां नहीं बन रहा, चुनावी मुद्दा आज की डेट में आरक्षण, महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात थी उस पे नहीं बन रहा। आज चुनाव का मुद्दा किसानों की आय को दुगनी करने का होना चाहिए था, उस पे नहीं बन रहा। बीजेपी ने जो जाल फेंका, कांग्रेस उसमें उलझकर रह जाती है। बीजेपी उसकी सारी स्ट्रेटेजी धराशायी हो जाती है। एक सेकंड विक्रम लोहिया, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव के प्रचार को चलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से ट्रैप होकर चुनाव के प्रचार में चलती है। मैं चैनल पे डिबेट शुरू होने से ही बोल रहा हूं कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार मोदी सरकार, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 4 साल से मेरा को रिटायर करोगे और 73 साल के बुढ़ापे में फिर 5 साल मांगोगे। आप ये देखें कि आप टीवी के माध्यम से बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष रोड पर कहाँ है? 73 साल की उम्र में बुढ़ापे में आप लोहिया 5 जी, साल और मांगोगे। मेरी एक विनम्र एक निवेदन था, आप टीवी के माध्यम से बोल रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी, आज विपक्ष रोडों पे कहाँ है? जब महंगाई होती थी तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया करते थे। आज कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले दुबे साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, और कुछ ना सही, अब आगे की अपनी रणनीति ये बता दीजिए, और आपका मैनिफेस्टो कब जारी होगा वो भी बता दीजिए। फाइनल कमेंट मेरा यही है कि बीजेपी अब जाने की तैयारी कर ले और ढोल नगाड़े के साथ जाए। जनता निश्चित तौर पर इनको मार मार के भगाने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी शुभकामनाएं कि अच्छी तरीके से इनकी विदाई हो जाए और इंडिया जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पर सत्ता में आने वाला है। ठीक है, इंडिया गठबंधन आने वाला है, आप लोग जाने वाले हैं, नाजिया इलाही खान, और इसीलिए है आप लोग डरे हुए हैं, हिंदू मुसलमान इसीलिए कर रहे हैं क्या? इनका पैसा है। हमने तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है और हमेशा वो दिख करके दिखाया भी है अपनी योजनाओं के माध्यम से, और कई बार लाखों बार मुस्लिम बेटियों के आंसू पोंछने के माध्यम से और ईदी योजना दे दे करके उस माध्यम से। अब आती है बात कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन है, जनता जानना चाहती है। दूसरी चीज मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे एक मुसलमान मर्द 4 बीवी रखता है और चारों बीवी सौतन की तरह आपस में लड़ती है, वैसे ही जैसे ही कैमरा हटता है वैसे ही इंडिया अलायंस सब एक दूसरे से लड़ने लगता है। तो भाई ये दुश्मनी आपस की जो आप लोगों की है, कोई किसी को चिरकुट बोलता है, कोई किसी को टुच्चा बोलता है। राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च कर चुकी सोनिया गांधी, लेकिन अब तक वो मैच्योर हो जाए, लेकिन भारत की जनता राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर कभी स्वीकार नहीं करेगी, ना करने वाली है। एक छोटा सा सवाल की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि विपक्ष में हर पार्टी में नेता है प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है। ठीक है दुबे जी, ठीक है दुबे जी, एक सवाल जाते जाते दे दीजिएगा कि सबका साथ सबका विकास कर रही है, निगत अब्बास जी का कितना विकास हुआ, जरा बता के जाइएगा। लेकिन साथ में छोड़िए, आपके वक्त में निगत अब्बास जी का क्या हुआ भैया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अरे मैंने एक सवाल पूछा, निगत अब्बास जी डिबेट से बाहर निकलकर सड़कों पर कब आएगी? लोहिया साहब, ये सवाल आपके लिए, फाइनल कमेंट आपका। अभी भी कमी महसूस हो रही है कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कों पर नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे, हम लोग जल्द ही इस विफल सरकार 1992 से स्कैम का अगर लिस्ट दोहराऊंगी ना, तो हिजाब पहन लेना। कौशिक साहब, फाइनल कमेंट चाहिए। निगत अब्बासी का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी चलेगी, दम है, और इनके आरोपों में एक आरोप लगाता है तो दूसरों के पलटवार के साथ सामने आ जाता है। क्या इसी वजह से असल मुद्दों से भटका जा रहा है, भटकाया जा रहा है? कौशिक साहब